नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की ये ख़ास इंटरव्यू सीरीज़। इस हफ्ते यानी कि जो हफ्ता चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरह का घटनाक्रम था जो राजनीतिक भी कहा जा सकता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सामाजिक सरोकार बताए गए और कई तरह के बड़े मसलों पर भी चर्चा हुई। और ये घटनाक्रम इस तरह का भी था जो आमतौर पर देश की राजधानी में नहीं होता है। इस तरह के मसलों पर चर्चा हुई जिन मसलों पर अक्सर देश की राजधानी का ध्यान नहीं जाता है। इस हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में कई आदिवासी नेता जमा हुए। कई सामाजिक कार्यकर्ता देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे। इनकी अलग अलग मुद्दों पर बैठक हुई। देश के राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें कई मसले उठाए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़, वहाँ पर जो हसदेव अरण्य को बचाने की लड़ाई चल रही है, आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को उठाने के लिए वहाँ से कई आंदोलनकारी नेता जो हैं वो दिल्ली पहुँचे और उन नेताओं को समर्थन देने के लिए कई संगठन, राष्ट्रीय स्तर के संगठन, वो भी सामने आए। और इन सारे लोगों में अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे और उन्हीं में शामिल थे राजभाई वसावा, राजेश वसावा उनका पूरा नाम है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरात से हैं। आप मैं भी भारत में उनसे पहले भी मिल चुके हैं। उनसे आज बात करेंगे कि पिछले हफ्ते ये जो गतिविधियां रहीं, जो बहुत सामान्य देश की राजधानी दिल्ली के लिए नहीं है, ये अच्छे लक्षण हैं। आदिवासियों की चर्चा खूब हो रही है आजकल। वो क्यों हो रही है, उसको किस नज़र से देखना चाहिए, राज वसावा जी किस नज़र से देखते हैं, आइए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। राज भाई, दिल्ली में और मैं भी भारत की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जोहार। जोहार। और बहुत कम ऐसा होता है कि देश की राजधानी में आदिवासियों पर इतनी चर्चा हो जी। आप गुजरात से चलकर आए जी। और भी देश के कई राज्यों से कुछ आदिवासी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी ये दिल्ली में पहुंचे थे। आप लोगों की एक बैठक हुई, आप लोगों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या बैठक थी, आप किस मकसद से मिले, क्या कोई संगठन है या इंडिविजुअल एफर्ट था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है दरबार, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो फाइट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनका एक ये असेंबली बनाया है। वो आप समझ लीजिए कि कुछ एक्स एमपी रहे हैं, कुछ एक्स स्पीकर रहे हैं, कुछ एक्स एमएलए रहे हैं। तो ये जो मतलब पॉलिटिकल पीपल है जिन्होंने मतलब समुदाय के लिए थोड़ा बहुत पहले भी फाइट किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो इन्होंने एक ही अप्रोच किया है कि भाई देखो, जब तक हम हमारे स्टेट्स में सिर्फ फाइट करते रहेंगे तो मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें फोकस नहीं करती, हमें उनके कॉलम में जगह नहीं देती। लेकिन अगर हम कैपिटल में जाकर ऐसा कुछ गैदरिंग करते हैं या वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स करते हैं या एजिटेशन करते हैं या ज्ञापन देते हैं, तो उससे कम जो आदिवासी इश्यूज़ है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिलेगी। क्योंकि मूवमेंट्स तो हर स्टेट्स में कहीं ना कहीं आदिवासी कर रहा है और ये अभी से नहीं हो, हजारों सालों से ये मूवमेंट्स चले आ रहे हैं। क्योंकि वो आदिवासी अपने हक अधिकार की लड़ाई सालों से, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, उससे पहले सिद्धो कान्हू और उससे भी पहले जब राजा रजवाड़े अंग्रेज थे उनसे भी पहले से मतलब ये मूवमेंट्स चली आ रही है, फाइट चली आ रही है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसमें करीबन 14 स्टेट से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। उसमें जो हमारे जो मेन लीडर थे आसाम के एक्स स्पीकर्स है प्रतिभा जी सर जी, और वो जो लीड कर रहे सेक्रेटरी जनरल है जो झारखंड से एक्स एमएलए हैं
तो उन्होंने मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है। सूर्या सर जी है जिनका नाम है। फिर वो एक झारखंड स्टेट गवर्नमेंट में एक्स MP कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। वो भी इस हिस्सा थे। हीरा मीणा जी थे, राजस्थान से है। तो मतलब वो बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें पार्टिसिपेटेड हुआ है। गुजरात से भी मेरे साथ एक साथी आए थे, प्रवीण पारगी, और दूसरे ऐसे मतलब हमारे साथ पश्चिम बंगाल से थे, उड़ीसा से थे, छत्तीसगढ़ से थे। तो ऐसे सब लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए और सबने सहमति से कि भाई हमारे 14 से 15 कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, उसको शॉर्टलिस्ट किया और उस शॉर्टलिस्ट को एक बार थोड़ा बहुत शॉर्टलिस्ट करके फिर राष्ट्रपति जी को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्राइबल जो एरिया है, टेरिटरीज है, उनके करता हरता तो प्रेसिडेंट है जी। हाँ, जो नेशन वाइड की मैं बात हूँ, देश के लेवल, और स्टेट वाइज अगर जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नर है जो मतलब ट्राइबल जो अपना एरिया है उसका मतलब रूलिंग करते हैं। लेकिन पिछले कई मतलब सालों से अब जो रूलिंग गवर्नमेंट्स है उनका मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया डिसीजन मेकिंग में। तो चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें जो ट्राइबल्स है उनका कभी कहीं पे कोई कंसर्न नहीं लिया जाता, उन्हें पूछा नहीं जाता, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उनके लिए पॉलिसी बनती है तो उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई पॉलिसी बन रही है तो मेरा तो ओपिनियन दूंगा ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, या इसमें मॉडिफाई कीजिए। तो जो थोपा जा रहा है हमारे ऊपर जी, जो क्योंकि हमारा जो पूरा टेरिटरी वो अलग है, उसका कस्टमरी लॉ है, वो उसका पूरा कल्चर अलग है, वो पूरा उसकी एक अलग दुनिया है। तो ये मतलब रूलिंग गवर्नमेंट्स चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, वो जिस तरह से ट्राइबल लाइफस्टाइल में, ट्राइबल कल्चर में जिस हिसाब से वो अभी मैक्सिमम वो लोग इन्वॉल्वमेंट उनका है, उससे हमें परहेज है। तो हमने राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम देकर हमने कहा सर देखिए, हमारे 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची की अमलवारी अभी तक नहीं हो रही है। फिर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये मतलब फॉरेस्ट एविक्शन वाला इशू है, या पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आदिवासी विस्थापित हो रहा है। और विस्थापित हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको रिहेबिलिटेशन का जो एक वो प्रोजेक्ट होता है, एक फंडा होता है, वो जस्टिस नहीं दे पा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हसदेव, छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्य को बचाने के लिए, एक जंगल को बचाने के लिए वहाँ पर आदिवासी पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, और अब वो लड़ाई और तेज हो गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति दे दी है वहाँ पर कोयला खदान खोलने की। उसके अलावा देवचा पचामी एक खदान है जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटक रही है। वो ममता बनर्जी जो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़के सत्ता में आई, वो ही आज जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है। लेकिन क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, इसलिए एक ऐसी लड़ाई जो आपने जीत भी ली है, कम से कम अभी तो ऐसा नजर आ रहा है, पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको गुजरात सरकार ने खारिज कर दिया है। लेकिन खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि एक्चुअली राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कभी उस तरह से अप्रूवल दी ही नहीं थी। क्या सच्चाई है, कैसे ये लड़ाई लड़ी, कैसे आप लोगों ने जीती? नेशनल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, है ना? लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, जिससे कि मैं भी भारत के देखने वाले समझ सकें कि आदिवासी भारत में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के संघर्ष और कैसे जीत भी हासिल की है आपने। एग्जैक्टली। तो ये जो पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट्स, ये 3 गवर्नमेंट्स का एक कंबाइंड एक प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने एक तो दमन गंगा पिंजल जो रिवर है उसको मतलब मर्ज करके वो लिंकिंग करने का प्रोजेक्ट था, प्लस गुजरात में ये जो 3 जो रिवर्स है, जो मेजर रिवर्स है, जो मतलब गुजरात के एक छोर से दूसरे छोर तक मैक्सिमम जगह पे पानी पहुंचाती है। तो ये प्रोजेक्ट्स को ये 3 स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये 3 गवर्नमेंट्स ने अप्रूवल दिया, लेकिन उस टाइम पे
सिर्फ अप्रूवल, मतलब उन्होंने एक प्रोजेक्ट रखा था उस टाइम पे, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे गुजरात में मोदी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट, और उधर शिवसेना की और बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो उन्होंने अप्रूव, मतलब एक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन फिर उसको एस्टेब्लिश नहीं किया, या उसको मतलब फुल फंक्शनिंग में उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी रिसेंटली सीतारमण जी ने उस प्रोजेक्ट, वित्त मंत्री सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी सीतारमण जी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, और 500 करोड़ का एक बजट अलग से रखा गया। हाँ बिल्कुल, एलोकेट किया, ताकि ये प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम ये जो योजना है हम वो खारिज कर रहे हैं, हम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई 2.5-3 महीने से आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, अलग अलग जगह पर बहुत मास पॉपुलेशन में एजिटेशन हो रहा है इस लिंक के खिलाफ। तो भी बस रिसेंटली 4-5 महीने के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव है जी। तो ये चुनाव को लेकर स्टेट गवर्नमेंट अभी इस मुद्दे के ऊपर वो पानी डाल देना चाहती है, और ये वो सोच रही है कि अगर हम एक बार यहाँ से ये प्रोजेक्ट को हम एक बार हम वापस ले लें, फिर वापस एक बार चुनाव खत्म हो गए तो वापस उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उन्होंने वर्बली कहा है, जबकि हमारी जो डिमांड है, हम बोल रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हमने इस योजना को रद्द कर दिया है, तो आप उसका श्वेत पत्र दीजिए, रिटर्न में दीजिए, ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया है। कल को अभी आपने वर्बली बोल दिया, फिर कल को वापस बोलेंगे कि भाई ना हम इसको वापस दोबारा से स्टार्टअप करते हैं। अच्छा राज भाई, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव होने वाला है इसी साल, इसलिए दबाव में आके सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन लिखित में नहीं दे रही है। आपकी नज़र में चुनाव एक दबाव है जी गुजरात सरकार पर, जो ये उनसे कहलवा रहा है, लेकिन आप भी अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं जी, हो सकता है कल को आप भी चुनाव लड़ें, जी नहीं तो आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही। जी जी। तो जो आंदोलन हुआ है, जो इस परियोजना का इतना विरोध हुआ है, उसको हम क्यों ना माने कि वो भी चुनाव के मद्देनजर है। आप लोगों ने उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये आम आदिवासी की लड़ाई है और आम आदिवासी ने ही लड़ी है। नहीं, आप जो कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लोगों को ये समझना भी चाहिए। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये एक मुद्दा सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखकर, कुछ मीडिया लोग ऐसा समझते हैं, या बीजेपी पार्टी ऐसा समझे कि ये सिर्फ बहकाने के लिए टॉपिक उठाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आदिवासी क्षेत्रों को, पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए आपने जाना है, आपने कवरेज भी किया है कि वो प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हमने कितना एजिटेशन किया था। कई लोग आज भी विस्थापित हो रहे हैं, आज भी वहाँ पर क्लैश चल रहा है। उसके साथ साथ वहाँ अभी भी चल रहा है, अभी भी मुझे याद है शायद 2016 में हम लोग वहाँ गए थे। जी जी जी, और 2018 में उन्होंने मतलब इनॉग्रेशन किया था, और पूरा ट्राइबल बेल्ट हमने बंद का ऐलान किया था, उसमें सफल भी रहे थे। और अभी भी फाइट चल रही है। उसके बाद पार तापी लिंक प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन वो एक जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट था, वेदांता का प्रोजेक्ट। अब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है जो आदिवासी कल्चर को खत्म करेंगे, आदिवासी जमीन को खत्म करेंगे, आदिवासी संस्कृति को खत्म करेंगे, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव के मद्देनजर ये टॉपिक नहीं है, ये मुद्दा है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको एस्टेब्लिश करने का। और हमें जो विस्थापन का डर है, क्योंकि हमारे लोग इतने आज भी, मतलब जो बेसिक फैसिलिटी भी उनको नहीं मिल रही है, वो कैसे सर्वाइव हो पाएंगे। ऑलरेडी गुजरात से 4.5 से 5 लाख आदिवासी ऑलरेडी माइग्रेटेड हो चुके हैं अलग अलग योजनाओं के तहत। अभी ये जो पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट है, या जिंक स्मेल्टर है, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उससे और 70-80 हज़ार आदिवासी विस्थापित होने, मतलब परिवार 70-80 हज़ार परिवार इसमें विस्थापित होने का हमें मतलब डर है। तो ये एक बहुत बड़ा मास एक्चुअली ये पॉपुलेशन है। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो प्रोजेक्ट्स ला रही है वो लोगों के भले के लिए नहीं ला रही है, वो बिजनेस करने के लिए ला रही है। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट उन्होंने, मतलब स्टैच्यू ऑफ जो मतलब सरदार पटेल का जो स्टैच्यू खड़ा किया है, उसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने यूज किया। अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक एनजीओ प्रॉफिट कमा रहा है उसका। तो ये जो लिंक जो बोल रहे हैं पानी हम बचाएंगे, लोगों को देंगे, लेकिन ये पानी आदिवासियों को तो मिलेगा ही नहीं, ये सारा पानी जाएगा कंपनियों को,
जिससे वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये कैपिटलिज्म आज ये सरकारों पर इतना हावी हो चुका है जिसमें सोशल जस्टिस कहीं नहीं दिख रहा है हमको। तो बस हम सोशल जस्टिस के लिए ही हम ये सब फाइट कर रहे हैं। जी, आप सोशल जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई आंदोलन राजनीतिक भी है लेकिन वो अगर जेन्युइन इश्यूज पर लोगों के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा किया गया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वही रास्ता है। लेकिन राज भाई, ये एक मैगजीन है छोटी मेरे हाथ में जी, इसका टाइटल है कॉमर्शियल कोल माइनिंग और एमडीओ, कॉरपोरेट लूट का नया रास्ता। ये मैं दर्शकों को दिखाने के लिए ये एक मैगजीन है। कल हसदेव अरण्य जो छत्तीसगढ़ का है, जी जी, वहां पर आदिवासी लड़ रहे हैं जी, और उस दौरान मुझे ये बुकलेट वहां पर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उन्होंने दी। जी, आप गुजरात में आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जी, आप अनुसूची 5 के लिए लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद है कि शासन में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, जहां आदिवासी इश्यूज है या आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहां पे हमें गवर्नमेंट को वो उस जो इश्यू है उसके तरफ ध्यान हमें आकर्षित करना चाहिए और उसमें से रास्ता निकालना हमारा मकसद है। और जो आदिवासियों को नुकसान हो रहा है उससे हमें रोकना है। डिस्प्लेसमेंट हो या फिर जो भी उनके आजीविका के ऊपर जो भी खतरा बन रहा है उसे हमें रोकना है। तो इवन ये जो आपने बताया कि अरण्य जो फॉरेस्ट को बचाने की मूवमेंट, उसमें मैं भी पार्टिसिपेशन मैंने भी किया है आंदोलन में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि ये बहुत एक गलत स्टेप होगा और इसे हमें रोकना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि ये जो कोल माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है, जो अदानी को जो अप्रूव किया गया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया था। और जब ये रिन्यूअल का मैटर आया तब भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है अदानी को। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल प्ले नहीं है जितना हम या मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन राहुल जी ने अभी रिसेंटली दोबारा से उन्होंने एक अश्योरेंस दिया है कि भाई ये विदिन 15 डेज में हम इस मैटर को हम देखेंगे, लुकआउट करेंगे और जितना हो सके हम ये डैमेज कंट्रोल करने की, मतलब ट्राइबल के ऊपर जो विस्थापन का या जो फॉरेस्ट एविक्शन का जो मैटर आ रहा है उसे हम कैसे स्टॉप करके अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे। वो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले राहुल जी ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। जी, तो ये अभी हाईवेज में बोलते हुए उन्होंने कहा है। जी 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 जी, नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ चल रहे एक आंदोलन का हिस्सा बने जी। और आपने इस बात को स्पष्ट तरीके से रखा कि जहां भी आदिवासी मसले होंगे आप उनके साथ खड़े रहेंगे। जी जी। वापस गुजरात चलते हैं। छत्तीसगढ़ पे मैं आपसे ज्यादा सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जब छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी नेता से मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। गुजरात में अभी कल ही हमने एक खबर लिखी है, गुजरात में आदिवासी इलाकों में खाद और बीज पर आदिवासियों को सब्सिडी दी जाएगी। एक चीज, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी इलाकों में रैली करने गए और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आए हैं जी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उन्होंने रैलियां की हैं। आदिवासी इस वक्त फोकस में है केंद्र सरकार की। एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। पैसा एक्ट को लागू करने की बात हो रही है, ग्राम सभाओं को ताकतवर बनाने की बात हो रही है, आदिवासी इलाकों में एजुकेशन, हेल्थ और सब कुछ देने की बात हो रही है, और आप हैं कि नाराज हैं सरकार से। देखिए सर, गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये 27 साल बाद भी वो वही सारी स्कीमें दोबारा से दोहरा रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप 25-27 साल का जो ड्यूरेशन है आपका, जो आपने रूलिंग किया है, तो उसका काम भी दिखाइए ना कि हमने 27 साल में इतना कर लिया ट्राइबल्स के लिए और हम इतना करेंगे। अब ट्राइबल्स को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्राइबल बजट, जो गुजरात पैटर्न योजना
उसमें 14,000 करोड़ हर साल सेंक्शन किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब 14,000 करोड़ एक साल का, आप समझ लीजिए कितना बड़ा बजट है, और पर्टिकुलर ट्राइबल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो वो बजट अभी कहाँ जा रहा है? वो बजट जा रहा है नेताओं की जेब में, एनजीओज की जेब में, और जो सरकारी बाबू है उनकी जेब में जा रहा है। तो वो सारा बजट, वो सब गवर्नमेंट्स की और वो सब ये जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी मिलीजुली की वजह से जो मतलब जो लास्ट तबके का जो ट्राइबल है, जो गांव है, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो जा रहा है किसी और के पास जो वो हकदार नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने ट्राइबल एरिया से जो मिनरल्स है, जो पानी है, जो जंगल है, जो अदर जो भी मतलब रिसोर्सेस है, उसके ऊपर उन्हें कब्जा करना है। और मैक्सिमम कंपनियां हैं जो मतलब जीआईडीसी जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल जोन, वो उनको ट्राइबल बेल्ट में उनको एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ज़मीन तो कहीं पर रही नहीं है। अब ज़मीन सिर्फ ट्राइबल एरिया में रही है। अब ज़मीन ट्राइबल एरिया में रही है, तो ट्राइबल एरिया में अगर आते हैं तो उनको पानी मिलेगा मुफ्त, लेबर मिलेगा एकदम चीप रेट से, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन, जो भी अदर सोर्सेज है उनको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो अदर मतलब ये जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ट्राइबल्स को इस तरह से लॉलीपॉप दे रही है। अब ट्राइबल अब अवेयर हुआ है, क्योंकि वो भी अपना इतिहास जान रहा है, यूथ अभी ये मूवमेंट में बहुत जुड़ रहा है, इसीलिए तो अपने पैसे खर्च करके अब जो जहाँ जहाँ एजिटेशन हो रहा है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारी डिमांड यही है, अगर बीजेपी सरकार सही मायनों में आदिवासियों की हिमायती है तो अनुसूची 5 की अमलवारी क्यों नहीं कर रही है? पैसा कानून की अमलवारी 100% क्यों नहीं कर रही है? अब पर्टिकुलर एक गांव का निर्णय स्टेट में बैठा हुआ, कैपिटल में बैठा हुआ मंत्री कैसे ले सकता है कि ये गांव में ये नेता जाएगा या ये ग्राम सभा मतलब आयोजित करेगा? क्योंकि ग्राम सभा तो गांव के लोग वो करते हैं ना, ऑर्गेनाइज जी। तो वो गांव का मसला है, गांव लोगों को छोड़िए ना, और उनका जो निर्णय है वो आप मानिए रखिए और आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। तो वहां से जाकर नेता बैठता है सेंटर से और वो निर्णय लेता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। राज भाई, गुजरात की बात नहीं है, अभी तो मध्य प्रदेश में कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी गए हैं जी। राजस्थान के ट्राइबल्स को भी एड्रेस किया जा रहा है जी। लगातार हम सुन रहे हैं कि आदिवासियों को फोकस करके पॉलिसीज बनाई जा रही हैं नए सिरे से। अगर घोषणाएं हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि पहले काम नहीं हुआ है। ठीक है, आपने जो बातें कही, चाहे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड हो या राजस्थान का रिकॉर्ड हो या गुजरात का रिकॉर्ड हो, शेड्यूल 5 के मामले में, पैसा के मामले में, जल जंगल जमीन के मामले में शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको क्यों सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं होता है? गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी घोषणाएं हो रही हैं आदिवासियों के लिए, आदिवासियों की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े फेस्टिवल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर बड़े बड़े रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं आदिवासियों के। आपको क्या लगता है, क्या मकसद है सरकार का? क्यों इस वक्त में ये जो टाइमिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के नज़रिए से या केंद्र सरकार के नज़रिए से? देखिए सर, अभी 1.5 या 2 साल में जो ट्राइबल बाहुल्य जो स्टेट्स है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ पर चुनाव होने, राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। बिल्कुल, और इसलिए तो वो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो ट्राइबल, वो अभी चेहरा अभी वो अनाउंस करने के प्लानिंग में है कि भाई देखिए हम ट्राइबल राष्ट्रपति दे रहे हैं। तो एक ये सिंपैथी गेन करने वाला, इमोशनल सिंपैथी गेन करने वाला, ये एक उनका एक लॉलीपॉप कह सकते हैं या एक आकर्षण कह सकते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट, हम जानते हैं, क्योंकि देखिए ट्राइबल अभी तक उसके क्षेत्रों में वो मूवमेंट्स कर रहा था, अब ट्राइबल बाहर आया है, सड़कों पर आया है, कैपिटल में आया है, इसलिए अभी लोगों को ऐसा डर है कि अभी तक तो वो जंगलों में अपने मूवमेंट्स कर रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब वो सेंटर में आके, कैपिटल में आके भी वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने कई सारे ऐसे कुछ टाइम से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, और आने वाले दिनों में भी अभी हमारा सब प्लानिंग चल रहा है, सब ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर, सभी पार्टियों को साथ में, जो आदिवासी हितैषी है, आदिवासी के लिए काम करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर
हम जो दिल्ली में भी हम कुछ मास मूवमेंट्स करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक की तरह देख रही है। जितना भी ये अभी वो कमिटमेंट दे रही है हमें, क्योंकि अगर कमिटमेंट अभी दे रही है, वो सेंट्रल में भी 6-7 साल से सेंटर में भी है और स्टेट्स में भी है ही है कई सालों से, तो उनका जो आदिवासियों के प्रति जो रोल प्ले होना चाहिए, अब गवर्नर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट भाजपा सरकार तय करती है कि किसको राष्ट्रपति गवर्नर बना जाए, और गवर्नर उनको पूछ के काम कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है। तो राष्ट्रपति पद पर क्या इस बार किसी आदिवासी को चुना जा सकता है, ये आने वाले वक्त में देख पाएंगे। इस बारे में स्पेकुलेशन चल रहा है, हमने भी एक स्टोरी की है, उन नेताओं के नाम भी उस स्टोरी में बताए गए हैं जिनके नामों की चर्चा है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति और गवर्नर का सवाल है, इनको प्रतीकात्मक पद माना जाता है, पर जब बात आदिवासी भारत की आती है तो ये दोनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गवर्नर को विशेष अधिकार मिलते हैं उन राज्यों में जहां पर आदिवासी आबादी है। उसके साथ साथ गवर्नर का ये भी कर्तव्य है कि वो एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजें कि उस राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा आया वो कैसे खर्च हुआ, क्या क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पिछले कई साल से गवर्नर्स की वो रिपोर्ट तलाश रहे हैं अलग अलग राज्यों की, हमें अभी तक नहीं मिली है। गवर्नर्स रिपोर्ट भेजते नहीं है राज भाई। 2006 से बंद हो गया सर। 2006 स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। गुजरात 16 साल हो गए गुजरात के गवर्नर ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी, गवर्नर की रिपोर्ट नहीं भेजी। और ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ज्यादातर राज्यों की ये कहानी है। और जिन राज्यों में ये औपचारिकता निभाई भी जाती है तो उसमें जो राज्य सरकार गवर्नर को लिख के दे देती है उसे सिग्नेचर करके भेज दिया जाता है। कोई गवर्नर की रिपोर्ट आप पिछले 10 साल में कम से कम मैं कह सकता हूं कि ऐसी नहीं मिली जिससे आपको किसी राज्य के आदिवासी इलाकों के विकास के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस पर और बात करते रहेंगे, भविष्य में बात करेंगे राज भाई। इस पर और स्टोरीज हम लोग रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक नौजवान नेता हैं, गुजरात में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, आदिवासी चर्चा में है आपने बताया। देश के और कई इलाकों में कई मुद्दे हैं लेकिन उन पर कभी फिर बात करेंगे। आपके इलाके की बात करते हैं, ख़ास तौर पर भरूच का जो आपका इलाका है जी, वहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी है जी, आप उस पार्टी के हिस्सा भी रहे। मतलब संस्थापक लोगों में से एक रहे जी, बड़ी पोजीशन में रहे। एक मुद्दा जो भारतीय ट्राइबल पार्टी भी उठाती रही है और मैंने रिसेंटली देखा है सोशल मीडिया पे, भील प्रदेश कह लीजिए, भीलिस्तान कह लीजिए, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आदिवासी इलाकों को एक करके एक राज्य बनाने की मांग सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि वो चल रही है आजकल। इस पर आपका क्या स्टैंड है अब जबकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? जी, कितना आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए सर, आपने ये जो बात रखी है मतलब अलग भील प्रदेश या बलिस्तान की, ये डिमांड अभी की नहीं है। कांग्रेस के जो गुजरात के दाहोद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एमपी रहे हैं सोमजी भाई डामोर। सबसे पहले ये डिमांड अलग भीलिस्तान की डिमांड उन्होंने रखी थी। फिर उनकी डेथ के बाद फिर बीटीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया। वो डिमांड कर रहे थे बलिस्तान की।
अब अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है भील प्रदेश की चल रही है, ट्रेंडिंग जो चल रही है। एक्चुअली लोग ऐसा कह रहे हैं कि भीलिस्तान हो, भील प्रदेश हो या भीलखंड हो, उससे मैटर नहीं करता नाम से, लेकिन हमारा खुद का एक अलग टेरिटरी हो, हमारा खुद का एक विस्तार हो, क्षेत्र हो, जिसमें हम हमारा कल्चर को हम प्रिजर्व कर सके, हमारी बोलियों को प्रिजर्व कर सके, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हमारे पुरखों ने जो बना के रखा है, हमारे लिए बचा के रखा है, वो सारा मतलब जो भी वारसा है वो हम उनको हैंड टू हैंड ओवर कर सके। तो इस वजह से ये भील प्रदेश या भीलिस्तान की डिमांड चल रही है। अब आप जब जियोग्राफिकली अगर इसको आप जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलरेडी जब ब्रिटिश शासन था उससे पहले ये जो 4 स्टेट्स है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इसकी जो बॉर्डर्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो बॉर्डर्स कनेक्टेड है और ये जो एक पूरा एरिया जो बनता है उसमें मैक्सिमम लोग भील है, भील समुदाय से है। तो अब उनके साथ आप उनके बीच में गए हैं, घूमे हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी रहनी सहनी ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका जो कल्चर है थोड़ा डिफरेंस है बाकी, लेकिन है आपको, क्योंकि टेरेन से लेकर हर एक चीज़ भौगोलिक परिस्थिति में सब सिमिलर ही है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर हमारा रोटी बेटी का भी व्यवहार चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ जी। आपने सही कहा कि मुझे इन इलाकों में घूमने का मौका मिला है जी। संस्कृति लगभग एक जैसी है, बल्कि एक जैसी ही है लगभग, क्या जी। लहजा थोड़ा बहुत फर्क है भाषा का, लेकिन बोली भाषा भी उस तरह की ही है। नेचुरली जो आसपास के लोग हैं उनका असर आता है, लेकिन एक भारत में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो राज्यों का गठन हुआ है, उसमें ज़्यादातर मामलों में भाषा को आधार बनाया गया, भाषा के आधार पर हुआ है। क्या भाषा आधार हो सकता है किसी भील प्रदेश का या भील खंड का या भीलिस्तान का? एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भी अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर लोग भीली भाषा बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए उनका जो स्टेट का जो लैंग्वेज है, अगर मैं गुजरात में बैठा हूँ तो मैं गुजराती बोल सकता हूँ, अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसके साथ साथ मैं भीली भाषा जो हमारे पुरखों की, अब हमारा जो इतिहास है उसमें कोई रिटर्न में एविडेंस नहीं है, जो ग्रामर है या जो भी है, लेकिन लिपि है हमारी, वो हम वर्बली बोलते हैं, वोकल है हमारा इतिहास जो भी है, रिटर्न में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों में इतने कोई एजुकेटेड इतने लोग नहीं थे जो लिख सके। लेकिन अभी धीरे धीरे जो अभी का जो इतिहासकार है, मतलब जो ट्राइबल से पैदा हो रहे हैं या आगे आ रहे हैं, वो अभी वो सब लिपियां तैयार कर रहे हैं। गुजराती में अब गुजराती व्याकरण, मतलब कि भीली भाषा का व्याकरण अभी तैयार हो रहा है, लिपि तैयार हो रही है, जिसको हम उसको अभी एक डिमांड भी चल रही है, अलग धर्म कोड की भी एक मूवमेंट चल रही है। भाषा को भी जो भीली भाषा है उसको शेड्यूल 9 में उसको जगह देने की भी बात चल रही है। तो ये जब तक हम हमारा इतिहास नहीं जानते थे तब तक ये नहीं था, लेकिन अब हम जान रहे हैं, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशनली वे से हम ये मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वो कम्युनिस्ट वो माओवादी या नक्सलवादियों की तरह हम हथियार उठाकर ये मूवमेंट्स के, नहीं, हम लीगल वे से जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने कई सारे स्टेट्स को मान्यता दी है। गुजरात को भी महाराष्ट्र से जब सेपरेट किया 1960s में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी। ऐसे तेलंगाना स्टेट हो गया, ऐसे कई, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे कई सारे स्टेट्स है जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट। तो आप एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं राज भाई कि जो भील प्रदेश की मांग है वो संवैधानिक दायरे में रहकर जी कानूनी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उस मांग को आप लोग रखेंगे। एक कांग्रेस के नेता के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भले मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन मैं सबसे पहले आदिवासी हूँ, और जहाँ आदिवासियत का सवाल आता है मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ जी। और इवन तो गुजरात में भी हम बीजेपी को इसीलिए कह रहे हैं कि अगर सही में आप आदिवासी हिमायती है तो जो आप लोगों ने आदिवासियों के जो अधिकार छीने हैं उसमें, चाहे वो रिजर्वेशन खत्म करने वाली बात हो, बोगस आदिवासियों को आदिवासी सर्टिफिकेट्स देने वाली बात हो, पारतापी लिंक प्रोजेक्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, नेशनल कॉरिडोर है, या पोलो जो फॉरेस्ट है उसका एविक्शन का, ऐसे जो सब प्रोजेक्ट्स जो ट्राइबल एरियाज़ में आप ला रहे हैं जिससे आदिवासी इफेक्टेड हो, उससे आप बंद कीजिए। अगर आप सही में आदिवासी हिमायती है तो आप अनुसूची 5 की अमलवारी कीजिए, पेशा कानून की अमलवारी कीजिए, जो ट्राइबल का बजट है वो ट्राइबल तक पहुंचाइए, और जो प्रतिनिधित्व वहाँ से खड़ा होकर आता है उसके ऊपर ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या जो उनके ब्यूरोक्रेटिक जो फोर्सेस है उसका फोर्स इम्प्लीमेंट करके आप उसकी आवाज़ को दबाइए मत।
तो आपने देखा कि राजेश वसावा, जिनको हम प्यार से राज भाई वसावा बोलते हैं, एक सांस में कितने सारे मसलों को बोल गए हैं। जाहिर है वो एक, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी के नेता हैं, हो सकता है कल को चुनाव लड़े, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता फैसला करेगी कि वो उन पर कितना भरोसा जताती है। लेकिन मैं भी भारत में हमारी ये कोशिश होगी कि जिन मसलों को उन्होंने, जिनका जिक्र किया, और इस तरह के जितने भी मसले आदिवासी भारत में हैं, जैसा मैंने कहा कि इस हफ्ते कई संगठन, कई लोग दिल्ली में आए और पता चला कि आदिवासी भारत में कितनी सारे आंदोलन, कितने सारे मसलों पर चर्चा, कितने सारे मसलों पर बेचैनी देखी जा रही है। राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान उसकी तरफ शायद नहीं जा रहा है। मैं भी भारत की यही कोशिश है कि आदिवासी भारत के मसलों पर भी चर्चा हो, संजीदगी से चर्चा हो, सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और जमीन पर बदलाव की शुरुआत हो। तो दोस्तों, मैं भी भारत का ये सिलसिला चलता रहेगा। ये खास इंटरव्यू सीरीज का एक खास इंटरव्यू था। इसी तरह के खास मेहमानों से आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।